नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनकही दास्तान में। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं जानता हूं पिछली वीडियो और आज की इस वीडियो में एक काफी लंबा ब्रेक हो गया है। वजह यह है कि मैं कुछ अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में व्यस्त था, तो ऐसे में मुझे समय नहीं मिल पाया, तो उसके लिए सबसे पहले माफी चाहता हूं। खैर, अब लौटते हैं आज की कहानी पे। आज की ये जो कहानी है जिस जगह से संबंधित है, कोइंसिडेंटली आज मैं उसी जगह पे खड़ा हूं, यानी कि दार्जिलिंग में। अब इस कहानी से मेरा वास्ता पड़ा कैसे, थोड़ा सा मैं ये आपको बता देता हूं। तो बात है साल 2019 की और दिन था 31 अक्टूबर यानी कि हैलोवीन्स डे का। उस दिन मैं कनॉट प्लेस में ऐसे ही चहलकदमी कर रहा था और चहलकदमी करते हुए मैं एक बुक शॉप के बाहर से गुजरा, तो मैंने देखा कि उस बुक शॉप के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है छोटा सा, एक बुक लॉन्च इवेंट का। अब चूंकि वो जो बुक थी वो एक हॉरर जॉनर से संबंधित बुक थी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक बड़े अनप्लान्ड तरीके से मैं उस इवेंट का पार्ट बनने के लिए पहुंच गया। खैर, मैं वहां जाकर बैठा, 1.5-2 घंटे का समय बिताया और ऑथर से उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई और किताब लेके मैं बाहर निकला। वापस लौटते हुए जो सबसे पहली कहानी मैंने पढ़ी वो थी दार्जिलिंग के एक बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल की। तो खैर, कहानी जो है वो है जय की। ये बात उन दिनों की है जब जय 5वीं क्लास में पढ़ा करते थे। जैसा कि अमूमन किसी भी बोर्डिंग स्कूल का नियम होता है कि स्कूल के बाद बच्चों को थोड़ा समय दिया जाता है खेलने कूदने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और लगभग 8 बजे के आसपास वहां पे डिनर का समय हुआ करता था। और डिनर करने के बाद सभी बच्चे अपने अपने डॉर्मेट्रीज में लौट जाते थे, वहां जाकर थोड़ी बहुत शरारत करते थे और 10 से 11 बजे के बीच का समय था जब वहां पे लाइट्स ऑफ हो जाया करते थे और बच्चे सोने के लिए चले जाते थे। पर वो बच्चे जो एक्टिवली स्पोर्ट्स को परसू कर रहे थे, उनकी दिनचर्या बाकी बच्चों से थोड़ी अलग होती थी। जो बच्चे स्पोर्ट्स खेला करते थे उन्हें लगभग रात 8 बजे तक का समय मिला हुआ था कि वो 8 बजे तक अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद आकर वे अपना डिनर वगैरह करके 9-9:30 बजे तक उन्हें अपने डॉर्म में वापस जाना होता था। इन्हीं स्पोर्ट्स के बच्चों में जय का भी एक दोस्त था, उसका नाम था आशीष। आशीष वैसे तो 5वीं क्लास में था, लेकिन उसके शरीर के डील डॉल से कोई कह नहीं सकता था कि वो सिर्फ 5वीं क्लास में है। वो अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा बड़ा दिखता था। अपनी थोड़ी सी एथलेटिक फिजिक की वजह से आशीष फुटबॉल भी काफी अच्छा खेलता था और अपने इसी हुनर के कारण स्पोर्ट्स टीचर ने उसे बास्केटबॉल टीम का भी पार्ट बनाया हुआ था। यही वजह थी कि स्कूल के बाद आशीष का काफी सारा वक्त बास्केटबॉल कोर्ट में बीता करता था। अब ये जो बास्केटबॉल कोर्ट था, ये कैंपस के एक ऐसे कोने में था जिसके बाद जंगल शुरू हो जाया करता था। और जो अजीब बात ये थी उस बास्केटबॉल कोर्ट के बारे में कि उस बास्केटबॉल कोर्ट और जंगल को डिमार्क करने के लिए कोई दीवार नहीं थी। एक दीवार थी भी, लेकिन वो टूटी फूटी हालत में थी, यानी कि जंगल से कोई भी आदमी बड़ी आराम से उस बास्केटबॉल कोर्ट में आ सकता था और वहां से वापस जा सकता था। आशीष जो था वो स्वभाव से काफी हंसमुख, काफी खुशमिजाज था। यही वजह थी कि लोग उसे काफी पसंद भी करते थे और अपने इसी गुण के कारण उसे कभी दोस्त बनाने में कठिनाई नहीं आती थी। खैर, आशीष 2 लोगों के काफी करीब था। पहला था जय और दूसरा था ताबिश। जय, ताबिश और आशीष ये तीनों ना सिर्फ एक क्लास में पढ़ते थे, बल्कि ये एक ही कमरा शेयर भी करते थे। यही वजह थी कि तीनों काफी करीब थे। सुख दुख में तीनों एक दूसरे का साथ देते और एक भाइयों जैसा संबंध था तीनों का। खैर, नवंबर की एक रात थी। उस दिन 8-8:30 बजे तक स्पोर्ट्स एरिया से बाकी सारे बच्चे लौट आए, सिवाय एक शख्स के, आशीष। सबने सोचा कि हो सकता है आशीष प्रैक्टिस के लिए पीछे रुक गया हो। खैर, 8:30 बजा, 9 बजा, और जब 9:30 बज गया तो हॉस्टल के वार्डन को चिंता हुई। वो पैनिक होकर
आशीष के बाकी साथियों से पूछने लगे कि आखिर आशीष कहाँ है। पूछने पर उसके साथियों ने बताया कि आशीष ने उनसे कहा था कि वो थोड़ी देर और प्रैक्टिस करना चाहता है और वो थोड़ी देर बाद आकर उनको डिनर के लिए ज्वाइन करेगा। ये कहकर आशीष पीछे रुक गया। खैर, जब आशीष की खोज में जो उसके टीचर थे वो बास्केटबॉल कोर्ट पहुंचे तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला। अचानक आशीष के लापता होने से एक तनावपूर्ण वातावरण पैदा हो गया। देर रात स्कूल के प्रिंसिपल को भी जगाया गया। रात भर आशीष की खोज चलती रही पर आशीष नहीं मिला। आनन फानन में पुलिस को भी खबर किया गया। पुलिस भी मौके पर आई, लेकिन आशीष का पता लगा अगली सुबह। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बास्केटबॉल कोर्ट के करीब जंगल था, तो जब आशीष को खोजने के लिए पुलिस वाले उस जंगल की ओर गए तो उन्होंने देखा कि आशीष औंधे मुंह गिरा हुआ है, लहूलुहान हालत में। जब उसकी नब्ज टटोली गई तो पाया गया कि आशीष अब इस दुनिया में नहीं है। आशीष की डेड बॉडी को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे पत्थर से उसके सिर पर मारा गया हो और उसी चोट की वजह से उसकी मौत हुई। अगले दिन कैंपस में कर्फ्यू जैसे ही हालात थे। सभी बच्चों को साफ साफ कह दिया गया था कि वे अपने कमरे से तब तक बाहर ना निकलें जब तक कि उन्हें निकलने के लिए ना कहा जाए। पुलिस कैंपस के चप्पे चप्पे में फैली हुई थी और कोई ना कोई ऐसा सबूत खोजने की कोशिश कर रही थी जिससे कि इस कड़ी को मिलाया जा सके कि आखिर पिछली रात आशीष के साथ हुआ तो हुआ क्या। इसी बीच अपने बेटे की मौत की खबर पाकर आशीष के माता पिता भी कैंपस में पहुंचे। अपने बेटे के शव को देखकर उनकी वही प्रतिक्रिया थी अमूमन जो किसी भी माँ बाप की होती है। पिता लगभग बेहोशी की हालत में चले गए और मां का जो चित्कार था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर, किसी के पास सिवाय सांत्वना के कुछ नहीं था। उस शाम आशीष के माता पिता उसका शव लेकर उसके घर की ओर लौट गए। उसके अगले दिन फिर कैंपस अपनी सामान्य चाल पर दौड़ने लगा और कुछ दिनों में सबके मन से ये जो चीज थी थोड़ी धुंधली हो गई। फिर एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल असेंबली में आए और उन्होंने बच्चों को बताया कि पुलिस का यह मानना है कि आशीष की मौत का कारण यह रहा होगा कि जब उस रात आशीष चलते हुए बास्केटबॉल कोर्ट से जंगल की ओर जा रहा होगा तो हो सकता है कि उसका पैर फिसला हो और उसका सर उस पत्थर पे जाकर लगा हो जो उसके शव के पास पड़ा हुआ था। तो पुलिस का यह मानना था कुल मिला के कि आशीष की मौत पैर फिसलकर उसका सिर पत्थर पे लगने की वजह से हुई थी। खैर, इस घटना के करीब 2 हफ्ते बाद स्कूल में सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए। ऐसे में सभी बच्चों का ध्यान इस घटना से हटकर अपनी अपनी एग्जाम्स की तैयारियों पर चला गया। ऐसे में एक रात आशीष का दोस्त जय अपनी स्टडी टेबल पर बैठा अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारियां कर रहा था। लगभग रात के 10:30 से 11 बजे के बीच का वक्त था। इस वक्त तक जय के सभी साथी सो चुके थे और उसके कमरे में सन्नाटा था। अब मैं इस कमरे का थोड़ा सा आपको ढांचा बता देता हूं। इस कमरे में करीब 9 बंक बेड्स हुए थे और इन 9 बंक बेड्स पे 18 बच्चे रहा करते थे। खैर, उस वक्त उस कमरे में इकलौता जागा हुआ शख्स सिर्फ जय था। जय का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में था। तभी अचानक जय को ऐसा लगा कि किसी ने उसके पीछे आकर उसके कान में कहा हो, जय क्या कर रहा है यार। और इसके जवाब में जय की वही प्रतिक्रिया थी जो अमूमन किसी भी शख्स की होती है। जय ने बड़े बेपरवाह अंदाज में कहा, यार पढ़ाई कर रहा हूं, प्लीज डिस्टर्ब मत कर। ये कहने के थोड़ी देर बाद जय को ध्यान आया कि डॉर्मेट्री में तो सभी लोग सो रहे हैं
और जय के रोंगटे तब खड़े हुए जब जय ने गौर किया वो जो आवाज थी वो आशीष की थी। बकौल जय, जैसे ही उसने इस बात को गौर किया कि वो आवाज आशीष की थी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अपनी किताबें बंद करके तुरंत जय अपने बेड में चला गया और मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। खैर, इस बात ने जय के मन पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि वो अक्सर इस बात को मेक श्योर करता कि वो अपनी पढ़ाई तभी कंप्लीट कर ले जब उसके सारे साथी जाग रहे हों और अपने सभी साथियों के साथ ही वो सोने चला जाए, ताकि उसे अकेले ना जागना पड़े। कुछ दिन और बीते होंगे। एक दिन यूं हुआ कि जय सोने के लिए बेड में बैठ गया था। अभी जय लेटा ही था कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके करीब आकर उसके कानों में कहा हो, जय उठ जा यार, उठ जा। यह आवाज सुनकर जय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर से यह आवाज आशीष की ही थी। जय हड़बड़ी में बेड से उठने की कोशिश करने लगा और उठते हुए उसका सिर बेड के ऊपर वाले हिस्से में टकरा गया। और जैसे ही उसका सिर टकराया वो बड़े जोर से चीखा और जय की चीख सुनकर सभी बच्चों की नींद खुल गई। अब जय को इस बात की शंका हो रही थी कि क्या वो सिर्फ वही इकलौता शख्स है उस कमरे में जिसने आशीष के होने का एहसास किया हो, और उसे यह लगा कि अगर कहीं वो बात दूसरों के साथ शेयर करेगा तो उसका मजाक ना बन जाए। ऐसे में जय ने अपने दोस्तों से इस बात का झूठ बोल दिया कि वो बाथरूम जाने के लिए उठ रहा था और उसका सिर अचानक बेड के ऊपरी हिस्से में टकरा गया। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। एक रात जय को ऐसा लगा कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा हुआ हो और मुसलसल उसे घूर रहा है। जय ने गौर किया कि वो जो परछाई थी उसकी काया हूबहू आशीष जैसे थी। खैर, कांपते हुए जय ने अपना सिर चादर के अंदर घुसा लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। फिर एक रात जय को ऐसा एहसास हुआ कि जब वो बाथरूम में था, किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कई बार जय को ऐसा भी लगता था मानो कोई उसके बेड के इर्द गिर्द आकर रात को चहलकदमी करता हो। पर सवाल यह है कि जब जय के साथ इतना कुछ हो रहा था तो वो ये सारी बातें अपने भीतर क्यों दबाए हुए था? इसका जवाब है उसका डर। जय इस बात से डरता था कि कहीं अगर ये वो सारी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा तो उसका मजाक ना बन जाए। गाहे बगाहे जय ने इस बात को भी जानने की कोशिश की कि ये जो घटनाएं हैं सिर्फ उसके साथ ही हो रही हैं या औरों को भी ऐसा कुछ एहसास हो रहा है। और ऐसा करने के लिए जब भी वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठा होता था तो वो गाहे बगाहे आशीष का जिक्र छेड़ देता था, क्योंकि जय को लगता था कि अगर वो आशीष का जिक्र छेड़ेगा तो अगर किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा तो वो कहीं ना कहीं उनका जिक्र करेगा। पर जब भी आशीष का जिक्र छिड़ता तो ग्रुप के सारे बच्चे सिर्फ सांत्वना, दुख या फिर आशीष से जुड़ी यादें ही साझा करते। ऐसे में जय ने इस बात को मान लिया था कि ये जो घटनाएं हैं सिर्फ उसके साथ ही हो रही हैं। खैर, जब जय से रहा नहीं गया तो उसने आखिरकार फैसला किया कि वो ताबिश को ये सारी बातें जाकर बताएगा। एक दिन जय ने ताबिश को पकड़ा और उसके साथ हुई सारी बीती उसने ताबिश को बताई। ये सारी बातें सुनकर ताबिश के चेहरे का रंग उड़ गया। ताबिश ने बड़ी अजीब आवाज में जय से कहा, जय, क्या यही कारण है कि तुम इतने दिनों से इतना अजीब व्यवहार कर रहे हो? ताबिश की बात सुनकर जय भी थोड़ा सा शॉक हुआ, क्योंकि जय को इस बात का इल्हाम नहीं था कि
उन दिनों में जय का जो बर्ताव था वो बड़ा अजीब हो चला था। खैर, आनन फानन में ताबिश जय को स्कूल में एक काउंसलर थे उनके पास लेकर गया। दरअसल ये जो काउंसलर थे उनका काम था बच्चों से बात करके उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना। खैर, जय जब काउंसलर के पास पहुंचा तो बड़े झिझकते हुए उसने सारी बातें काउंसलर के साथ शेयर की। काउंसलर ने बड़े गौर से जय की सारी बातें सुनी। सारी बातें सुनने के बाद काउंसलर ने बड़े आराम से कहा, बेटा मुझे ऐसा लगता है कि आशीष और तुम दोनों काफी करीब थे एक दूसरे के, और उसके मौत का गहरा प्रभाव तुम पे पड़ा हुआ है। तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये सिर्फ हेलुसिनेशन है और भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। और ऐसा होने का कारण ये है कि हो सकता है कि अभी तक तुम उसके दुख से बाहर नहीं आ पाए हो। खैर, कुल मिलाकर जो काउंसलर थे उन्होंने जय की बात को डिसमिस कर दिया और जय को यह कहकर लौटा दिया गया है कि हो सकता है कि वो आशीष के करीब था, इसीलिए बार बार उसको आशीष के अपने आसपास होने का एहसास हो रहा है। जब काउंसलर के कमरे से जय निकला और उसने सारी बात ताबिश से शेयर की तो ताबिश भी बड़े ठंडे अंदाज में बोला कि देख जय, मैंने तो कहा था कि जो तेरे साथ हो रहा है सिर्फ हेलुसिनेशन है, तू बिना वजह इन बातों को तूल दे रहा है। पर जय का मन था वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो जय ने अंत में फैसला किया कि वो अपने घर फोन करेगा और अपने पेरेंट्स से इस बात की दरख्वास्त करेगा कि वे उसे इस हॉस्टल से ले जाएं। और जय ने ऐसा ही किया। जय ने तुरंत अपने घर फोन किया और अपने पिता से इस बात की रिक्वेस्ट करने लगा कि वे तुरंत आकर इसे उस हॉस्टल से ले जाएं। जय के पिता ने पहले तो उसे मनाने की बहुत कोशिश की और जब उसके पिता को लगा कि जय मानने को तैयार नहीं है तो उन्होंने जय को कहा कि जय देखो, अब तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ कुछ दिन ही रह गए, तो अपने एग्जाम्स को कंप्लीट कर लो और एग्जाम्स को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें घर तो वैसे भी आना ही है। अपने पिता की ये बात सुनकर जय के मन को भी थोड़ी तसल्ली हुई। खैर, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका जय बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, यानी कि एग्जाम्स के खत्म होने का दिन। एग्जाम्स खत्म हो गए और एग्जाम से खत्म होने की खुशी हम सभी जानते हैं कैसी होती है। तो उस रात डॉर्मेट्री का जो माहौल था काफी खुशनुमा था, क्योंकि सभी बच्चे इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे कि आखिरकार एग्जाम्स की बला उनके सिर से टल चुकी है और अगले दिन वे सभी अपने अपने घर जा रहे हैं। जय भी खुश था, लेकिन खुश से ज्यादा जय सुकून में था इस बात के कि अब अगले कुछ दिन उसे इस डॉर्मेट्री में नहीं रहना पड़ेगा। हंसी मजाक चल रहा था डॉर्मेट्री में, तभी ताबिश ने जय को छेड़ते हुए कहा, जय, आशीष अभी भी दिखाई देता है क्या तुझे? ये बात जैसे बिजली की तरह मानो जय के दिल पे लग गई हो। जय ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, यार देखो, अगर तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं तो एक काम करो, आज रात जाकर देख लो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। ये बात सुनते ही ताबिश की आंखें एकदम से चमक उठी। ताबिश ने जोश भरते हुए अपने सभी साथियों से कहा कि गाइस, आज रात हम भी जागते हैं, इट विल बी अ फन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आज रात हम सभी जागते हैं। यह आइडिया सभी को चमक गया और सभी ने फैसला किया कि आज पूरी रात भी जागेंगे। इसके बाद आनंद फानंद में सबने लाइटें बुझाई और सभी अपने बिस्तर में दुबक गए। सभी अपने सांसें थामे हुए थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे ताकि सभी जागे रहें। रात के करीब 12:30 के आसपास का वक्त हो रहा होगा। सब ने गौर किया कि कोई शख्स चलते हुए कमरे के बीचों बीच आया और कमरे के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। कुछ देर वो शख्स खड़ा रहा और अचानक उसने ताबिश की बेड की ओर अपना मुंह करते हुए कहा, ताबिश, तू जाग रहा है चीटर? ये सुनकर ताबिश की हालत खराब हो गई। ताबिश कांपने लगा। अभी ताबिश वाली इस बात से सभी उभर पाते तभी उस शख्स ने कहा, अनन्य, तू भी जाग रहा है? विजय,
एक काम कर, चल कोई गेम खेलते हैं। कुछ देर थमने के बाद उसने गौरव की ओर रुख किया और गौरव से कहा, गौरव कहानी सुनेगा? इस तरीके से उस शख्स ने एक एक कर उस डॉर्मेट्री में मौजूद सभी लड़कों के नाम लिए, सिवाय एक शख्स के, जय। जी हाँ, उसने जय का नाम नहीं लिया। जय सांसें रोके इंतजार कर रहा था कि अब क्या होगा। तभी जय को महसूस हुआ कि जैसे वो शख्स उसके पास आया, उसके पैरों पे एक हल्की सी थपकी दी, जैसे मानो कह रहा हो कि बस अब मेरे चलने का वक्त हो गया हो। इसके बाद वो शख्स चलते हुए दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गया। इसके बाद सभी एकदम सांसें रोके अपने बेड में जमे रहे। कई मिनट तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने बेड से बाहर निकले और कोई प्रतिक्रिया करे। इसके बाद जब सबकी सांसें नॉर्मल हुई तो सभी धीरे धीरे एक एक करके बेड से बाहर आए। लाइट जलाई और लाइट जलाकर जब उन्होंने दरवाजे के करीब जाकर देखा तो वो देखकर उन सभी की सांसें उखड़ गईं। सबने गौर किया कि दरवाजे के करीब एक लाल मिट्टी का पैच है। वो मिट्टी वैसी ही थी जैसे कि उस जंगल में पाई जाती है जहां पर आशीष की लाश मिली थी। खैर, अब इसके बाद तो कहां किसी को उस रात नींद आनी थी, तो सभी ने लाइट जलाकर जैसे तैसे उस रात को काटा और वो रात काटने के बाद अगले दिन सभी अपने घर चले गए। इसके बाद जब सभी छुट्टियां काटकर लौटे तो उन्हें किसी दूसरी डॉर्मेट्री में शिफ्ट कर दिया गया और उन्होंने पाया कि उस डॉर्मेट्री पे ताला लगा दिया गया है। जब इस बात को उन्होंने अपने स्कूल के टीचर से या फिर वार्डन से पूछा तो उन्होंने इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और ये बात फिर आई गई हो गई। बकौल जय इस घटना के करीब 20 साल बाद जब उनके दोस्त अनन्य फिर से उनके स्कूल गए तो उन्होंने पाया कि वो डॉर्मेट्री अब भी लॉक्ड है। हाँ, जय इस बात को जरूर मानते हैं कि उस रात की घटना के बाद जब तक वो स्कूल में रहे उन्होंने आशीष की मौजूदगी को दोबारा एहसास नहीं किया। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वो डॉर्मेट्री जिसे उस रात लॉक किया गया उसे आज तक नहीं खोला गया। खैर, मेरा मन तो था कि ये जो कहानी थी मैं आपको वीडियो के जरिए सुनाऊं, लेकिन मैं जहां पे इस वक्त हूं मुझे परमिशन नहीं मिली वीडियो शूट करने के लिए, तो ऑडियो के जरिए ही सिर्फ ये कहानी आप तक पहुंचा सकता था। खैर, ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अनकही दास्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो हॉरर कहानियों का शौक़ रखते हैं तो हमारे चैनल को उन तक ज़रूर पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह, तब तक के लिए शब्बा खैर।